आपस में जुड़ती जाती है और बना लेती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड आगे चलकर बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? आरएनए का अणु का। उसी प्रकार से डीएनए में और उसी प्रकार से आरएनए में। क्लियर? तो कहना चाहिए आरएनए का केमिकल कंपोजिशन के बाद इसका देखेंगे हम लोग प्रकार। क्या देखेंगे? इसका प्रकार। तो आपके पुस्तक में अलग अलग पुस्तक में कहना चाहिए प्रकार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है? तो कहना चाहिए कुछ पुस्तकों में आरएनए 3 प्रकार का लिखा रहता है। आरएनए 3 प्रकार का लिखा रहता है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल या राइबोसोम आरएनए। 3 प्रकार का। लेकिन कुछ पुस्तकों में पहले इसको 2 प्रकारों में बांट दिया जाता है। एक होता है जेनेटिक और एक होता है नॉन जेनेटिक। एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। तो हम लोग जेनेटिक आरएनए किसको कह सकते हैं? ऐसे आरएनए जो आनुवांशिकी का कार्य कर सकता है, ऐसे आरएनए को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक आरएनए। तो अभी आप लोगों को जस्ट मैं बताया हूं कि कुछ प्लांट वायरस में जिसमें डीएनए नहीं पाई जाती है, वहां पर ये आरएनए क्या कार्य कर सकता है? आनुवांशिकी का कार्य कर सकता है, जिसके कारण इस आरएनए को क्या कहा जाता है? जेनेटिक आरएनए। केवल कुछ प्लांट वायरस में, 2-4 में। क्लियर? हालांकि इसका बहुत सारे अपवाद भी है। ठीक है? अपवाद को मैं बता रहा हूं, ये अपवाद आपके पुस्तक में नहीं दिया गया है, लेकिन नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है? मैं थोड़ा सा 2-4 को बता रहा हूं। जैसे कि अधिकांश पुस्तक में लिखा रहता है वायरस में या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। ये भी लिखा रहता है वायरस 2 प्रकार का होता है। एक होता है एनिमल वायरस और एक होता है प्लांट वायरस। एनिमल वायरस, प्लांट वायरस। एनिमल वायरस में डीएनए पाई जाती है, मतलब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। प्लांट वायरस में आरएनए पाई जाती है। और आरएनए क्या कार्य करती है? आनुवांशिकी का कार्य करती है। लेकिन इसका अपवाद होता है। हम लोग बोल रहे हैं कि प्लांट वायरस में आरएनए, प्लांट वायरस में आरएनए, एनिमल वायरस में डीएनए। इसका मैं अपवाद बता रहा हूं। ये वायरस है, जैसे कि उदाहरण एनिमल वायरस। और ये है प्लांट वायरस। तो ये लिखा है कि प्लांट वायरस में क्या होती है? आरएनए। प्लांट वायरस में क्या होती है? आरएनए। और एनिमल वायरस में क्या होती है? डीएनए। ठीक है जी? इसका मैं अपवाद बता रहा हूं। जैसे कि ये चारों वायरस मेरे को ये बताइए, एनिमल वायरस है कि प्लांट वायरस है? एड्स रोग होता है एक वायरस से, HIV वायरस से। कैंसर भी एक वायरस से होता है। हालांकि कैंसर का बहुत सारे कारण है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मान्यता है कि कैंसर वायरस से भी होता है। पोलियो, ये भी एक पोलियो वायरस से होता है। रेबीज, ये भी एक रेबीज वायरस से होता है। क्लियर? ये चारों वास्तव में क्या है? एनिमल में पाई जाती है कि प्लांट में?
एनिमल में पाई जाती है, एड्स एनिमल में होती है, कैंसर एनिमल, पोलियो इसमें विकलांग हो जाते हैं एनिमल, रेबीज मानव या पागल कुत्ते। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एनिमल वायरस है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, एनिमल वायरस में क्या होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। लेकिन इन एनिमल वायरस में डीएनए नहीं होता है, इनमें होता है चारों में आरएनए। याद रख लेंगे, ये रहने को एनिमल वायरस है लेकिन इसमें होना चाहिए डीएनए, लेकिन इसमें डीएनए नहीं होता है, इसमें होता है आरएनए। चारों को याद रख लेंगे। वायरस, सबसे पहले वायरस का खोज किया गया था टीएमवी, तंबाकू मोजेइक वायरस। तंबाकू की पत्तियों में वायरस का खोज किया गया था, इसमें भी पाई जाती है आरएनए। टीएमवी, एड्स, कैंसर, पोलियो, रेबीज, इसमें हालांकि टीएमवी तो कहना चाहिए प्लांट वायरस है, इतने में कहना चाहिए क्या पाई जाती है, आरएनए पाई जाती है। इसमें से एड्स और कैंसर को तो रेट्रोवायरस कहा जाता है। एड्स और कैंसर को क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस, मतलब ऐसा वायरस जो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकता है। ऐसा वायरस जो आरएनए से, ऐसे वायरस जो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकता है, ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका अध्ययन जेनेटिक इंजीनियरिंग में करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर, इसका बात बता रहा हूं, प्लांट वायरस में क्या होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे प्लांट वायरस बता रहा हूं जिसमें आरएनए नहीं पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। कई बार इसको पूछा जाता है। कॉलीफ्लावर मोजेइक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेइक वायरस। कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी। फूल गोभी एक पौधा है और इस पौधे में क्या पाई जाती है, आरएनए नहीं पाई जाती है, बल्कि क्या पाई जाती है, डीएनए पाई जाती है। क्लियर। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसमें भी क्या पाई जाती है, डीएनए पाई जाती है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है नीट की दृष्टि से, ये आपके 12वीं में थ्योरिकल में नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। कई बार पूछा जाता है नीट में, जो एड्स होता है और जो कैंसर होता है, इसमें याद रखेंगे RNA-SS सिंगल स्ट्रैंड। कैंसर में भी पाई जाती है, कैंसर वायरस में RNA-SS सिंगल स्ट्रैंड। और जो कहना चाहिए हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, इसमें पाई जाती है DNA-DS डबल स्ट्रैंड। क्लियर। अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ये जो कहना चाहिए जेनेटिक, प्लांट वायरस में कुछ वायरस अनुवांशिकी का कार्य करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक, ये कहना चाहिए अनुवांशिकी का कार्य नहीं करते हैं। तो यही आगे चलकर 3 प्रकार का होता है, इसी का अध्ययन करेंगे। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA और एक होता है rRNA। ये नॉन जेनेटिक आरएनए है, मतलब ये अनुवांशिकी का कार्य नहीं करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए का। सबसे पहले हम लोग अध्ययन किसका करेंगे, mRNA का। क्लियर। यहां पर अध्ययन करेंगे सबसे पहले mRNA। ठीक है जी। mRNA के बारे में पहले आप लोग को बता रहा हूं 2 लाइन। ये जो mRNA होता है,
ये केंद्रक के अंदर डीएनए होती है। केंद्रक के अंदर क्या होती है? डीएनए होती है। तो डीएनए में क्या होती है? आनुवांशिकी सूचना। डीएनए में क्या होती है? आनुवांशिकी सूचना। उस आनुवांशिकी सूचना को डीएनए से कहां लाती है? राइबोसोम में लाती है। ये डीएनए है और ये राइबोसोम है। ठीक है। तो एमआरएनए एक ऐसा आरएनए है, यहीं पर इसका अर्थ छिपा हुआ है, इसी को याद करके रखेंगे आप लोग। एमआरएनए एक ऐसा आरएनए है जो डीएनए से प्राप्त आनुवांशिकी सूचना को डीएनए से कहां लाती है? राइबोसोम में लाती है। एमआरएनए एक ऐसा आरएनए है जो डीएनए से प्राप्त आनुवांशिकी सूचना को डीएनए से कहां लाती है? राइबोसोम में लाती है। तो चूंकि ये मैसेंजर का कार्य करती है, इसी कारण जेकब और मोनेट नामक साइंटिस्ट ने एमआरएनए को क्या कहा? मैसेंजर आरएनए, क्योंकि वहां से संदेश वाहक के रूप में आनुवांशिकी सूचना को यहां से यहां तक लाता है। और आनुवांशिकी सूचना यहां से यहां आने के बाद, मतलब राइबोसोम में आने के बाद, राइबोसोम आगे चलकर क्या कार्य करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। क्लियर? कई बार क्या होता है, इस एमआरएनए को डीआरएनए कहा जाता है। एमआरएनए को डीआरएनए कहा जाता है। तो डीआरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए में जो क्षारकों का युग्मन होता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्षारकों का युग्मन होता है। क्षारकों का युग्मन मतलब ए का टी के साथ जोड़ी बनना, टी का ए के साथ, जी का सी के साथ और सी का जी के साथ। तो उसी प्रकार से ए का जोड़ी, इसमें टी तो नहीं है, तो ए का जोड़ी यू से बनेगा, यू का जोड़ी ए से बनेगा, जी का सी से और सी का जी से। तो क्षारकों का युग्मन दोनों में समान होता है। और यहां तक कि एमआरएनए का निर्माण भी केंद्रक के अंदर कौन करता है? डीएनए करता है, जिसके कारण इसको कई बार क्या कहा जाता है? डीआरएनए कहा जाता है। क्लियर? और कोशिका के अंदर ये केवल 5% पाई जाती है। कोशिका के अंदर केवल कितने प्रतिशत पाई जाती है? 5% पाई जाती है, ज्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती। ये एमआरएनए केवल 5%, टीआरएनए 15%, आरआरएनए 80%। तीनों प्रकार का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो एमआरएनए 5%, टीआरएनए 15% और आरआरएनए 80% होती है। क्लियर? एमआरएनए में एक और लक्षण पाई जाती है, हेट्रोजेनसिटी। हेट्रोजेनसिटी हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हेट्रोजेनसिटी ये बताया गया है, यह सिस्ट्रान की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें भी समानता पाई जाती है, मतलब 2 प्रकार में पाई जाती है, एक जैसे नहीं होती है। सिस्ट्रान की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं। मान लो सिस्ट्रान की संख्या 1 है, तब इसको बोलेंगे हम लोग मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनो मतलब 1। जब सिस्ट्रान की संख्या कहना चाहिए 1 से अधिक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में, मतलब उच्च जीवों की कोशिका में। पॉलीसिस्ट्रोनिक ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मतलब बैक्टीरिया में पाई जाती है। क्लियर? ये हेट्रोजेनसिटी है। उसके बाद देखेंगे इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर, संरचनात्मक लक्षण। एमआरएनए का हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल फीचर, मतलब संरचनात्मक लक्षण। तो संरचनात्मक लक्षण को आपको जानना है, तो एक छोटा सा चित्र है, उस चित्र को देखते हैं और उसमें जो जो लिखा है उसके आधार पर उसका एक एक लाइन में वर्णन कर देना है। क्लियर? देखते हैं इसका चित्र। ये इसका चित्र है। ये क्या है? इसका ये चित्र है। ये चित्र है। ये कहना चाहिए एमआरएनए का क्या है? स्ट्रक्चरल फीचर है, संरचनात्मक लक्षण है। तो इस चित्र को देखिए आप लोग ध्यान से। ये चित्र कहना चाहिए आपके पुस्तक में दी गई है।
तो इसमें कहना चाहिए पहला, यहां 7 लक्षण को याद कीजिए। कितने लक्षण को याद करना है? 7 या फिर 6 लक्षण को याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें 6 या 7 दी गई है। पहला देखिए केप, ये अग्रभाग है केप। उसके बाद इस खाली स्थान भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन, इस भाग को बोलेंगे हम लोग कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन, इस भाग को बोलेंगे हम लोग इनिशिएशन कोडोन या कोडन। इसको बोलेंगे टर्मिनेशन कोडोन, और इसको बोलेंगे पोली ए सीक्वेंस। पोली ए सीक्वेंस। पहला है केप, नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन, इन दोनों के बीच में होती है कोडिंग रीजन। और ये है प्रारंभन कोडोन, मतलब निर्माण करने वाली कोडोन। इनिशिएशन, प्रारंभन, समारंभन, मतलब प्रारंभ करती है ये कोडोन। और ये क्या है? टर्मिनेशन कोडोन, मतलब ये समाप्त करती है। तो इन जो प्रारंभन कोडोन है वो रहेगा ए यू जी, और ये रहेगा यू ए ए। वैसे टर्मिनेशन कोडोन 3 होती है, तो एक को मैं यहां पर लिख दिया हूं यू ए। ठीक है, अब जैसे कि पोली ए सीक्वेंस, ये 7 लक्षण याद कर लीजिए। स्ट्रक्चरल फीचर में 7 लक्षण याद कर लेंगे। इसको आप पहले आंख बंद कर याद कीजिए, और इस चित्र को कहना चाहिए एक बार मनन कीजिए। ठीक है, पहला याद हो गया केप, यहाँ नॉन कोडिंग रीजन, इधर भी नॉन कोडिंग रीजन। टर्मिनेशन कोडोन और इनिशिएशन कोडोन, दोनों के बीच में क्या है? कोडिंग रीजन। ये लास्ट में क्या है? पोली ए सीक्वेंस। 7 पॉइंट याद हो गया आपको। तो पहला पॉइंट है केप, मतलब ये टोपी नुमा, ये इसका अग्रभाग बोल सकते हैं केप को। और ये किससे बनी होती है? मेथाइलेटेड गवानाइन से। 8-9 के बाद गवानाइन, यहाँ पर गवानाइन पाई जाती है और यहाँ पर 8-9 पाई जाती है। इस सिरे में 8-9 बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण लिख दिया गया है पोली। पोली मतलब 100 से अधिक। तो इस सिरे में पाई जाती है 8-9 बहुत अधिक संख्या में, तो पोली ए। यहाँ पर पाई जाती है गवानाइन, तो ये इसका अग्रभाग है केप। ये मेथाइलेटेड गवानाइन से बना होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस की दर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। याद रखेंगे, केप यदि नहीं रहेगा तो mRNA राइबोसोम से नहीं जुड़ पाएगा। केप नहीं रहेगा तो mRNA राइबोसोम से नहीं जुड़ पाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की दर को क्या करता है जी? कंट्रोल। नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, इसको आंख बंद करके याद रख लेंगे। यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। नॉन कोडिंग रीजन, यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। यहां पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 से 100 हो सकती है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या 50 से 150 हो सकती है, और दोनों जगह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। कोडिंग रीजन, यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है, और यहां पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या 1500 के आसपास हो सकती है। क्लियर? कोडिंग रीजन के आगे और पीछे ये है इनिशिएशन कोडोन, और कोडोन का नाम है AUG। AUG एक कहना चाहिए कोडोन है, जो कहना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को क्या करती है? इनिशिएशन मतलब प्रारंभ करती है। टर्मिनेशन कोडोन, इनकी संख्या 3 होती है, तो एक को लिख दिया हूं UAA। ये कहना चाहिए क्षारक से मिलकर बना हुआ कोडोन है। ये टर्मिनेशन कोडोन है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को क्या करती है? समाप्त करती है, टर्मिनेशन करती है, तो टर्मिनेशन कोडोन। लास्ट है पोली ए सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर 8-9 की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि इसको क्या नाम दे दिया गया है? पोली ए, और ये सीक्वेंस में पाई जाती है, जिसके कारण इसको कह दिया गया है पोली ए सीक्वेंस। क्लियर? ये हो गए आप लोगों का स्ट्रक्चरल फीचर। ठीक है जी।
लास्ट हम इसका एक कार्य देख लेते हैं। कार्य वही है, कार्य क्या है, नाम के आधार पर है, मैसेंजर आरएनए, मतलब डीएनए से आनुवांशिकी सूचना को कहाँ लाता है, राइबोसोम में लाता है। ये आनुवांशिकी सूचना को यहाँ से राइबोसोम में नहीं लाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया प्रभावित हो जाएगा। ये एमआरएनए कई बार डीएनए का निर्माण कर सकता है। अभी आप लोगों को और बताया था मैं एड्स वायरस और कैंसर वायरस में। एड्स वायरस, कैंसर वायरस क्या है, आरएनए वायरस। और ये आरएनए जब डीएनए का निर्माण कर सकता है, आरएनए वायरस जब डीएनए का निर्माण कर सकता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। और इसमें होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एमआरएनए कई बार किसका निर्माण कर सकता है, डीएनए का निर्माण कर सकता है। जब ये डीएनए का निर्माण कर सकता है तब क्या बोलेंगे उसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हालांकि इसका ज्यादा अध्ययन दूसरे यूनिट में करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे एमआरएनए के बाद टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का अध्ययन करेंगे। क्लियर। दिख रहा है जी। अगला अध्ययन करते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसके बारे में पहले दो शब्द बताता हूं, ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। टीआरएनए को कहा जाता है सोल्यूबल आरएनए, मतलब ये घुलनशील आरएनए है। क्या है ये, घुलनशील आरएनए, सोल्यूबल आरएनए कहा जाता है। कोशिका के अंदर ये 100 से अधिक प्रकार का हो सकते हैं। कोशिका के अंदर ये 100 से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। और कोशिका में इनकी मात्रा कितनी होती है, 15%। एमआरएनए का 5%, टीआरएनए का 15% और आरआरएनए का 80%। ये सोल्यूबल आरएनए है। कोशिका के अंदर इनकी संख्या 100 से अधिक भी हो सकती है। ये छोटे आकार के होते हैं जिसके कारण इसका अवसादन गुणांक, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट भी क्या होती है, कम होती है। और इसकी संरचना को बताने के लिए 2 मॉडल दी गई है, जिसमें से एक मॉडल बहुत ही फेमस है, क्लोवर लिप मॉडल। इसकी संरचना को बताने के लिए 2 मॉडल, जिसमें से पहला मॉडल क्या है, क्लोवर लिप मॉडल। इसको हॉली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरा मॉडल है एल आकार रूप, एल आकार